जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला एसी सर्किट। इससे पहले हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि खालिस कैपेसिटेंस वाला एसी सर्किट कैसे काम करता है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर एक एसी सर्किट के साथ खालिस कोई भी कैपेसिटर लगा दिया जाए तो कैपेसिटर लगाने से उसके सर्किट के ऊपर क्या असरात होंगे। हमारा ये जो सेशन चल रहा है ये सारा थ्योरी का सेशन चल रहा है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लिंक इतना खास नहीं है। जैसा कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। ये तीनों जो खालिस कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वाले सर्किट होते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर कोई ऐसा सर्किट ऐसा नहीं होता कि जो प्योर हो या खालिस रेजिस्टेंस हो। साथ कुछ ना कुछ फैक्टर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस का फैक्टर मिला होता है और इंडक्टेंस सर्किट के साथ कैपेसिटेंस का भी कुछ ना कुछ फैक्टर मिला होता है। इस तरह से एसी सर्किट काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हमने प्रूव किए थे कि आप लोगों को लोड के असरात, एसी सप्लाई के ऊपर जो लोड्स है उसके असरात सिस्टम के ऊपर क्या पड़ते हैं, ये चीज़ आपको वाज़ेह होनी चाहिए। तो जब हमने खालिस कैपेसिटेंस वाला एसी सर्किट का डिस्कस किया था, इसलिए खालिस कैपेसिटर लगाया था। ये देखें, एसी सप्लाई के साथ एक खालिस कैपेसिटर इसमें लगाते हैं। जो ही हम कैपेसिटर लगाते हैं होता क्या है कि जब कैपेसिटर में से करंट गुजरती है उसकी कैपेसिटेंस की खसूसियत की वजह से करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाती है। वोल्टेज 90 डिग्री लैग करते हैं। लैग होता है पीछे रह जाना। जो चीज़ पीछे रह जाती है उसको लैग कहते हैं, जो चीज़ आगे निकल जाती है उसको लीड कहते हैं। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल रहा है, हमने यहाँ पे देखा है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। कौन से सर्किट में? कैपेसिटर सर्किट में। और अगर इसकी जगह पे इंडक्टर या कॉइल लगी हुई हो, अगर इंडक्टर लगा हुआ हो तो तब क्या होगा? अगर प्योर इंडक्टर लगा हुआ हो तो तब इसके बरअक्स होगा। इसमें करंट 90 डिग्री लीड कर रही है। अगर इंडक्टर सर्किट हो उसमें वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेंगे करंट से। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेंगे, उसमें करंट लैग करेगा। तो दूसरा पॉइंट हमने प्योर कैपेसिटर सर्किट के लिहाज से पढ़ा था। इसका वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, करंट अभी 0 पे आ गया है, तो वोल्टेज कहाँ फिर रहे हैं? -90 पे। माइनस की तरफ 90 डिग्री पीछे है। वोल्टेज 0 पे आते हैं तो करंट +90 पे लीड कर जाता है। तो ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में होता है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इनके दरमियान बनने वाला एंगल या फेज डिफरेंस, इनका फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। जब किसी भी सिस्टम की दो वेवफॉर्म का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो तो उस सिस्टम की रिजल्टेंट पावर 0 आएगी, नील हो जाएगी। ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम का अगर वेवफॉर्म का फेज डिफरेंस आपस में 90 डिग्री का हो तो पावर 0 हो जाएगी। इस तरह cos फाई की वैल्यू cos 90 जब लगाते हैं तो cos 90 0 हमें मिलता है। जब cos 90 0 मिलता है तो पावर का कुलिया हमारे पास होता है P = VI cos फाई। cos 0 हो गया, वोल्टेज और करंट दोनों चीजें 0 हो गई और एंड में पावर हमें 0 मिलेगी। इस सर्किट में वेवफॉर्म इस तरह बनेगा, पावर 0 होगी, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। ये इस सर्किट में हमने बुनियादी तौर पे कल के लेक्चर में प्रूव किया था। इस सिलसिले में अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, आज का हमारा लेक्चर है खालिस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला एसी सर्किट। अब हमने दो चीजों का कॉम्बिनेशन बना देना है। इसको आमतौर पे हम RLAC सर्किट कहते हैं। RLAC सर्किट।
आर एल ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस सर्किट के अंदर लगी हुई हो, ऐसे सर्किट को आर एल या खालिस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला एसी सर्किट कहते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस हमने लगा ली, एक ये हमने कॉइल लगा ली। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और कॉइल की डेफिनेशन। अगर कंडक्टर को बल दे दिए जाएं और उसमें से करंट गुजारे हैं तो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का फ्लो हो जो कि एन पोल से एस पोल की तरफ फ्लो करे, तो इस बालदार कंडक्टर को हम कॉइल कहते हैं। कॉइल का लातीनी ज़बान में नाम क्या है? इंडक्टर। और इंडक्टर की वो खसूसियत जिसकी वजह से उसके अंदर करंट गुजरने के नतीजे में फ्लक्स पैदा हो, उस खसूसियत को क्या कहेंगे? इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस को हम ज़ाहिर करते हैं एल से। यहाँ पे हमारे पास एल आ गया। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी सर्किट के अंदर करंट के रास्ते में दरपेश जो रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में एक रेजिस्टेंस को लोड की सूरत में शो करते हैं। बल्ब अगर एक लगाएंगे उसका भी इस तरह रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो रेजिस्टेंस को लोड की सूरत में हम गिनते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को आर से जाहिर करते हैं। अब ये चीज़ है एक चीज़ की रुकावट, ये है एक चीज़ की करंट गुजारने की सलाहियत। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बनता, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनाया था कि अगर कॉइल के अंदर करंट गुजरे तो हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है करंट गुजरने के नतीजे में। तो किसी कॉइल की वो खसूसियत जो उसके अंदर करंट गुजरने के नतीजे में फ्लक्स पैदा होने के रास्ते में रुकावट पैदा करे, उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्स एल से शो करते हैं, एक्स एल से। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है उसको एक्स सी से शो करते हैं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में इनके वेक्टर होते हैं, इसलिए इनकी इक्वेशन भी ऑपोजिट साइड में बनती है। एक्सएल जो है इसकी इक्वेशन बनती है बराबर है 2 पाई एफ एल। एल इसकी इंडक्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी है जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, और 2 पाई ये आपके कांस्टेंट में आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब किसी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाले सर्किट को जब हमने सिस्टम के साथ मिलाया, एसी सप्लाई दी, तो होता क्या है? जो भी रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगी, जो भी रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगी, इसमें करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। फेज डिफरेंस 0 होता है, फेज एंगल 0 होता है। तो इसको हम इस तरह साइन बना देंगे, वोल्टेज और करंट इन फेज है, एक ही एंगल में है, पावर मैक्सिमम हासिल होती है। लेकिन अब दोनों सर्किट का मिला के कॉम्बिनेशन हमने शो करना है, तो इसलिए इसमें देखते हैं एक्सएल लगी हुई है, इंडक्टर है। इंडक्टर की खसूसियत ये थी कि जब इंडक्टर को एसी सप्लाई के साथ मिलाया जाता है तो इंडक्टर के करंट और वोल्टेज के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन सी चीज 90 डिग्री पीछे होती है और कौन सी आगे होती है? वोल्टेज 90 डिग्री लीड करते हैं, करंट 90 डिग्री लैग करती है। ये इसका वेक्टर बनेगा। ठीक है जी। तो अब अगर इन दोनों सर्किट को सॉल्व किया जाए तो इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। तो एंगल एग्जैक्ट 90 का नहीं रहता। एंगल क्या होता है? होता लैगिंग की तरफ है, पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ होता है, क्योंकि करंट जिस चीज में लैग कर रही हो वो पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जाएगा। लैगिंग की तरफ कितना जाएगा? 0 to 90 जाएगा। इसकी वेवफॉर्म इस तरह से कुछ बनेगी। से 90 कोई भी एंगल बन सकता है। यहाँ पे एंगल कुछ इस तरह से बनेगा।
तो ऐसे सर्किट में पहली खूबी ये है कि पावर फैक्टर यूनिटी हासिल नहीं होता और ना ही पावर फैक्टर की वैल्यू ज़ीरो आती है। इसमें हमारे पास पावर फैक्टर एक बार लैगिंग की तरफ होता है, करंट लैग कर रही है तो नीचे की तरफ बनेगा, लैगिंग की तरफ बनेगा। जो ही कैपेसिटर लगाएंगे तो ये पावर फैक्टर अप की तरफ, लीडिंग की तरफ जाएगा। लैगिंग होता है डाउन की तरफ, लीड होता है अप की तरफ। तो इसमें एक तो पहली बात कि लैगिंग पावर फैक्टर बनेगा। 0 to 90 किसी एंगल पे बनेगा, 0.5 0.6 यहाँ तक बन सकता है। उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि पावर इसमें हमारे पास पावर फैक्टर के लिहाज से आएगी, पावर मालूम करने का कुंजा हमारे पास आएगा P = VI cos phi। अब cos की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट पावर कैसी हासिल होती है। अगर पावर फैक्टर यूनिटी के करीब होता है तो हमें आउटपुट बहुत अच्छी हासिल होती है और यूनिटी पे तो मैक्सिमम आउटपुट हासिल होती है। हम ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जब पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ होगा, 0.5 से नीचे होगा तो नापसंदीदा होगा। रिएक्टिव कंपोनेंट ये होता है करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव करंट, ये करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, ये हकीकी कंपोनेंट होता है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट जो ही पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ बढ़ता जाएगा, रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश भी होती है कि पावर फैक्टर को हम इंप्रूव रखें, 0.8 0.9 पे रखें। तो पावर फैक्टर के ऊपर इसकी पावर डिपेंड करेगी और इसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल ऑफ कोसाइन होगा वो 0 to 90 कोई भी बन सकता है। इस सर्किट को आम तौर पे जो एप्लीकेशन है इस सर्किट की, ये मोटर सर्किट में इस्तेमाल होता है। तमाम मोटरें इंडक्टर लोड होती हैं, साथ में रेजिस्टर लोड भी शामिल होता है। तो अब जब कहीं भी इंडक्टर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे पावर फैक्टर कम हो जाता है। कम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके साथ कैपेसिटर अडॉप्ट करते हैं या बैंक ऑफ कैपेसिटर अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो और हमें सिस्टम की पावर अच्छी हासिल हो, हमारे लॉसेस कम हो, हमारे एक्सप्रेशन लॉसेस कम हो, हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट एक लेवल के अंदर रहे। तो उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम कैपेसिटर लोड साथ ऐड करते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर लोड साथ ऐड करके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर लोड ऐड क्यों करते हैं, इसके क्या असरात होते हैं और ये कैसे ऐड किया जाता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम भी करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको भरपूर इसका सलूशन बता सकूँ।